फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? जब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन, आफ्टर दैट इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड उसके बाद कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले जो स्टेज है प्रमोशन स्टेज में क्या होता है? प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज फॉर्म्ड। देखो, प्रमोशन स्टेज में क्या होता है? जो लोग बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, कंपनी का जब फॉर्मेशन होने वाला है, तो जो उन लोगों को बोला जाता है प्रमोटर्स। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोशन स्टेज में क्या करेंगे? उसमें हमारी जो बिजनेस का जो आइडिया है उसके कंसेप्शन से स्टार्ट होता है जब तक कि ये आइडिया पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो जाता। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उन रिसोर्सेज को प्लान करना एंड ऑर्गेनाइज करना इस प्रमोशन स्टेज में आता है। Promotion involves the discovery of business idea, its investigation and assembling necessary resources to set up the business. तो क्या होता है बेसिकली स्टेज में? प्रमोशन में सबसे पहले हमने एक बिजनेस आइडिया को डिस्कवर किया कि हम अपने इस बिजनेस आइडिया पर वर्क करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हम इस बिजनेस को किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम उन सारे रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे जिन रिसोर्सेज की हमें नीड पड़ेगी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो इस प्रमोशन स्टेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कि जो बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या क्या है, उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। इट बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप अ बिजनेस, मतलब हमने एक आइडिया को जनरेट किया कि हम इस आइडिया पर हम वर्क करने वाले हैं। इट कैन बी एन आइडिया टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। जरूरी नहीं है कि हम कोई न्यू बिजनेस ही करने वाले हैं, हो सकता है कि हमारा पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हम उसको ही एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम उसको ही बढ़ाना चाहते हैं। The promoter identifies the profitability of the idea by analyzing the opportunities available in that area. तो जो promoters क्या होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आइडिया को लेकर कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एंड अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज किया जाता है उस एरिया में, जिस एरिया में हम बिजनेस करने वाले हैं उस एरिया में हमारे आइडिया से रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड अ डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले प्रमोटर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम इस आइडिया के ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी एंड उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फीजिबिलिटी स्टडीज। इसमें क्या होता है? ए डिटेल्ड एनालिसिस इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आइडिया। जब हमने एक आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये आइडिया फीजिबल है, मतलब ये आइडिया वर्केबल है भी या फिर नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, ऑपरेशनल एस्पेक्ट से। द एम इज टू इंश्योर द प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले हम टेक्निकल फीजिबिलिटी में क्या करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो टेक्निकली फीजिबल है या फिर नहीं। जिस आइडिया के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल ही अवेलेबल ना हो, कहीं उससे रिलेटेड इनपुट्स ही उसके अवेलेबल ना हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आइडिया ठीक है या फिर नहीं है। उसके बाद हम फाइनेंशियली फीजिबिलिटी करेंगे कि हमें उस बिजनेस को करने के लिए जितनी कैपिटल या फंड की जरूरत है, क्या हमें उस कैपिटल को अरेंज कर पाएंगे या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टअप चेक्स इफ इट कैन रेज 50 lakhs थ्रू इन्वेस्टर्स टू लॉन्च अ फूड डिलीवरी ऐप। उसके बाद हम इकोनॉमिक फीजिबिलिटी करते हैं कि कभी कभी कोई आइडिया सिर्फ इसलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। अब जब बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो उस बिजनेस को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो बिजनेसमैन ये इस चीज को स्टडी करते हैं कि क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है नेम अप्रूवल। The promoters propose a unique name for the company and apply it for its approval from the registrar of companies. अब क्या होता है? हमने आइडियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, फीजिबिलिटी हमने स्टडीज कर ली, उसके बाद हम एक डिस्टिंक्ट नेम सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को क्या यूनिक नेम दे सकते हैं जिसके बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जब प्रमोटर्स होते हैं वो एक यूनिक नेम को प्रपोज करेंगे और उसको अप्रूव कराया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। द नेम शुड कंप्लाई विद लीगल गाइडलाइंस एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग कंपनी नेम्स। मतलब हमारी जो कंपनी का जो नेम होने वाला है वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच करता हो। जनरली कंपनी गिव्स दीज नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार मैचेस द नेम विद द नेम्स ऑफ अदर कंपनीज एंड इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल देन द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द नेम।
नेक्स्ट स्टेप आता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। प्रमोटर्स को ये डिसाइड करना होता है कि जो मेमोरेंडम है, मतलब जिस पर कंपनी की सारी शर्तें कंडीशंस मेंशन है, उस पर साइन कौन करेगा। यूजुअली जो सिग्नेटरीज होते हैं, जो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं, वो ही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं। प्रमोटर्स ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं प्रमोटर्स, वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं such as lawyers, accountants and company secretaries to assist in the legal and administrative aspects of formation। ताकि जब कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो उससे रिलेटेड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के लिए लॉयर्स, अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज को हायर किया जाता है। These professionals ensure compliance with the Companies Act and other regulations। नेक्स्ट स्टेप आता है preparation of necessary documents। A promoter takes up the steps to prepare some legal documents of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation। जो प्रमोटर होता है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं जो सबमिट हमें कराने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो प्रमोटर्स उन सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेगा। द कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय अ प्रमोटर, जो कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज द सेकंड स्टेज, मतलब सबसे पहली स्टेज थी प्रमोशन स्टेज। हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एंड फीजिबिलिटी स्टडीज कर ली, नेम को अप्रूव करा लिया, उसमें हमने सारा काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कि अब बिजनेस को हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को हम फिल करेंगे। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार है वो अप्रूव करेगा इसके नेम को, एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट कराए जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। उसमें आएगा सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, notice of the address of the registered office of the company, a statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of the company are duly completed। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट ऑफ फीस। हमने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको सबमिट करा दिया है, तो इन सब के साथ एक प्रेस्क्राइब्ड फी को भी पे किया जाता है। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड ही ऑल्सो चेक्स द रिसिप्ट ऑफ फीस डिपॉजिटेड। जो रजिस्ट्रार होगा वो ये देखेगा कि जितने भी इसने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं वो ठीक है फिर नहीं, उन सबको वेरीफाई किया जाएगा एंड उसके बाद वो रिसिप्ट ऑफ द फी को चेक करेगा। इफ ही सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देन द रजिस्ट्रार एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्ट्रार। अगर वो सेटिस्फाई है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराया गया है वो वैलिड है, उनकी वो ऑथेंटिक है, तो जो रजिस्ट्रार है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देगा। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उसके बाद जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। तो नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। After getting the certificate of incorporation, the private companies gets formulated and can commence their business activities, but a public limited company has to perform a third stage and get the certificate of commencement। देखो क्या होता है, कंपनीज दो प्रकार की होती हैं, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। अगर हमने एक प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है तो हमारे स्टेप्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं कि हमने जो प्रमोशन स्टेज आई उसके बाद हमारी आई इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो यहीं पर वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को कमेंस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तो उनमें दो और स्टेप्स शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जिसके स्टेप्स इस प्रकार से होते हैं। सेबी अप्रूवल, जो सेबी है मतलब जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसमें हमें जितनी भी हमारी जो कंपनी है उसको लिस्टेड करना पड़ता है ताकि जो शेयर्स हैं वो उसमें लिस्ट हो जाएं। सेबी इंश्योर्स कंप्लायंस विद इट्स गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो जो सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सारी की सारी गाइडलाइंस के साथ कंपनी उसकी गाइडलाइंस के साथ वर्क करती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके एंड एक ट्रांसपेरेंसी कंपनी के बीच में और इसके इन्वेस्टर्स के बीच में बनी रही। प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद कंपनी एक प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेगी। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड टू द पब्लिक दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स बिजनेस, फाइनेंशियल डिटेल्स एंड टर्म्स ऑफ द इश्यू। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इश्यू करती है जिस पर सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है, सारी की सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन, बिजनेस, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इश्यू की टर्म्स।
अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं कर रही है तो उसके बिहाफ पर एक स्टेटमेंट को वो इश्यू कर सकती है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की बजाय एक स्टेट। फिर कंपनी क्या करेगी, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब उसके बाद कंपनी बैंकर्स को अपॉइंट करेगी, ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाएगा एंड अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो बैंकर्स क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू शेयर एप्लीकेशंस। ब्रोकर्स, इट हेल्प्स द कंपनी प्रमोट एंड सेल शेयर्स टू द पब्लिक। ब्रोकर्स क्या करेंगे, जो हमने शेयर्स इश्यू किए हैं उनको वो कंपनी को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेंगे एंड पब्लिक को उन शेयर्स को सेल करने में हेल्प करेंगे। अंडरराइटर्स क्या करेंगे, गारंटी द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वो उस बात की गारंटी लेंगे कि जितने भी हम शेयर्स की उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि इतने शेयर्स हमें सब्सक्राइब चाहिए, वो उनकी वो गारंटी लेंगे। इफ द पब्लिक फेल्स टू सब्सक्राइब, अगर पब्लिक ने उन शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, अंडरराइटर्स उन्हें परचेज करेंगे। उसके बाद आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द कंपनी मस्ट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। ये कंडीशन होती है कंपनी में कि जो कंपनी है, कंपनी ने जितने भी शेयर्स को मेंशन किया है कि कंपनी 10,000 शेयर्स को इश्यू करने वाली है, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है कि एटलीस्ट इतना जो अमाउंट है वो सब्सक्राइब किया ही जाना चाहिए पब्लिक की तरफ से। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यू मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बिफोर द कंपनी कैन अलॉट शेयर्स। एक एग्जाम्पल है, 10,000 शेयर्स को हमने इश्यू किया, एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, हमने इश्यू किया था 10,000 शेयर्स को, और अगर 10,000 शेयर्स में से अगर 9,000 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन आती है तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी, तो ही कंपनी उन शेयर्स को अलॉट करेगी। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ए फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। एक फर्म को अपने आप को सबसे पहले लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं सबसे पहले वो फाइनेंशियल साउंडनेस को वेरीफाई करते हैं एंड उसके बाद ही कंपनी को लिस्ट किया जाता है। इफ ए फर्म डज नॉट गेट परमिशन, अगर किसी फर्म को परमिशन नहीं मिलती है विद इन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देन द अलॉटमेंट विल बिकम वॉइड। तो फिर अलॉट कंपनी कर ही नहीं सकती है उन शेयर्स को, एंड जो मनी हमने रिसीव किया था एप्लीकेशन के दौरान उन सबको रिटर्न करा दिया जाएगा। उसके बाद हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। वंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज परमिशन इज ग्रांटेड, शेयर्स आर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट लेटर इज सेंड टू कंफर्म द अलोकेशन ऑफ शेयर्स। एंड शेयर्स को अलॉट करते टाइम एक अलॉटमेंट लेटर भी सेंड किया जाता है उसको कंफर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. Along with the application, a company must file the following documents. अब कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको शुरू करेगी, तो शुरू करते टाइम कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है। ए डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। एक डिक्लेरेशन जो इस बात को साबित करता है कि जो शेयर्स थे वो हमने रिसीव कर लिए हैं, शेयर्स की जो पेमेंट थी वो हमने रिसीव कर ली है एंड जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट था वो हमने रिसीव कर लिया है। एक डिक्लेरेशन that every director has paid in cash and application and allotment money on his shares. एक डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेशंस। एक डिक्लेरेशन इस बात का कि जो जितने भी हमने एप्लीकेशंस मिले थे उस पर हमें कोई भी अमाउंट को पेंडिंग नहीं रह गया है जो हमें पे बैक करना है। ए डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। द डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी। If he is satisfied with the authenticity or validity of these documents, then he can issue a certificate for commencement of business. The company can start its business activities from the date of issue of certificate. तो कंपनी को जब सर्टिफिकेट मिल जाता है इश्यू करने के लिए, कंपनी तभी से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन को वेरीफाई करता है।